जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 16 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाई जाती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं। साथ ही साथ हम आपको लगभग पर टॉपिक मैं आपको जो है 3 क्वेश्चंस कराता हूँ। वो क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, जो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दें आप, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम दें, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें आप, चाहे आप एसएससी, रेलवे, किसी का भी एग्जाम दें, इन सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं कि आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, उनका प्रॉपर रिवीजन करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है, मीन्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन करिए, उनको याद करिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स हमारी होती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। मतलब पीआईबी न्यूज़ से मैं आपको बताता हूँ, डीडी न्यूज़ से मैं आपको बताता हूँ, प्लस जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है उनके थ्रू मैं ही आपको कन्वे करता हूँ। इसलिए आप भी इनको नोट करिए, जो मैं पढ़ाता हूँ उनको अच्छे से पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जून 2020 से पहला टॉपिक क्या कहता है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीपीआई, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी अभी क्या हुआ है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है। पहली बात कि इसकी रिलीज कौन किया है, तो इसको जो मतलब जारी करता है इसका कौन है? जारी करता इसका क्या है? वर्ल्ड बैंक है। मतलब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जारी करता कौन है, और क्वेश्चन पूछे तो इसका जारी करता कौन है? वर्ल्ड बैंक है। ये क्यों जारी करता है? ये मतलब इसका पैरामीटर क्या है? तो कंटेनर क्षमता और दक्षता का मापन, मतलब कि पोर्ट की एफिशिएंसी कितनी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है और कैपेसिटी कितनी है। मतलब दो चीज याद रख लीजिए, एक तो क्या कहते हैं कंटेनर ग्लोबल कंटेनर कैपेसिटी, मतलब कितने जो वहाँ पर कंटेनर जो आते हैं वहाँ पे रुक सकते हैं, और ऑपरेशनल पोर्ट एफिशिएंसी कितनी है, पोर्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, कितने को ऑपरेट कर सकता है, मतलब कितने को गवर्न कर सकता है, बिल्टी काटना, पर्ची काटना, प्लस उनको लोडिंग अनलोडिंग, कितनी कैपेसिटी है उसकी। अच्छा, जिसमें भारत का जो है प्रथम कौन आया है, फर्स्ट कौन आया है? मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी जो है, ये भारत का क्या है? फर्स्ट स्थान आया है। मतलब भारत में इसका फर्स्ट स्थान है डोमेस्टिक में, और ग्लोबली इसकी 22वीं रैंक है। मतलब जो जेएनपीटी है आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसकी वैश्विक स्तर पर 22वीं रैंक है और भारत के लेवल पे इसकी पहला स्थान है। अच्छा, मापदंड क्या है? कार्गो हैंडलिंग क्षमता और समग्र बंदरगाह क्षमता भी, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, किसका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या हो सकता है? तो मतलब कार्गो हैंडलिंग स्पीड, मतलब कितनी स्पीड से कार्गो को हैंडल कर रहा है, और पोर्ट कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, इस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान किसका आया है? तो फुजोहू पोर्ट। इसका फुजोहू पोर्ट जो आपका चाइना का है, इसका फर्स्ट स्थान आया है विश्व लेवल पे, इसका पहला स्थान है। और जो गुजरात का पिपवा पोर्ट है, ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है जो फर्स्ट स्थान पाया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ निजी बंदरगाह के रूप में इसको भारत में प्रथम है, और वैश्विक स्तर पर इसको 28वां स्थान मिला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गुजरात का पिपाहवा पोर्ट है, इसको वैश्विक स्तर पर 28वां मिला है, और भारत में निजी बंदरगाह के तौर पर इसको क्या है? पहला स्थान मिला है। क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज बीन टॉप्ड इन इंडिया एंड रैंक 22nd ग्लोबली इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर रहा और वैश्विक स्तर पर 22वें में रहा? जेएनपीटी। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है। देखिए, आपको यही चीज ध्यान से पढ़नी है। मैंने बोला विश्व बैंक तो जारी करता ही है, लेकिन विश्व आर्थिक मंच नहीं जारी करता, तो गलत हो गया। इट इज रिलीज जॉइंटली बाय द वर्ल्ड बैंक, सही है, एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं। ये क्या हो गया? पहला गलत हो गया। चाइना फुजोहू पोर्ट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक ग्लोबली, बिल्कुल सही बात है। चीन के फुजोहू पोर्ट वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, बात बिल्कुल सही है। पिपावा पोर्ट इन गुजरात रिकॉग्नाइज एज द इंडिया बेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन दिस इंडेक्स। जो गुजरात का जो पिपावा पोर्ट है, ये इस इंडेक्स में क्या सबसे बेस्ट है? ये भी सही है आपका, प्राइवेट में मतलब क्या है? सबसे बेस्ट है। तो आपका क्या हो गया? पहला गलत हो गया। ऐसे भी देखिए इलिमिनेट कर सकते, पहला गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, अपना दूसरा सही हो गया। मतलब इलिमिनेशन राउंड से भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, JNPT is ranked as the leading container port in India in CPPI 2025। बिल्कुल सही बात है। JNPT को CPPI 2025 में भारत के अग्रणी कंटेनर बंदरगाह के रूप में स्थान दिया गया। क्यों दिया गया? पहले आप लगाएंगे वाई। वाई? बिकॉज CPI मानदंड के कार्गो हैंडलिंग क्षमता समग्र बंदरगाह क्षेत्र में मैट्रिक हासिल है।
पैरामीटर्स ऑफ सीपीपीआई इंक्लूड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड ओवर और सीपीआई मैट्रिक्स, इसीलिए तो है। इसीलिए तो क्या हो गया भाई, सीपीआई मैट्रिक्स दोनों की परफॉर्मेंस ये पूरी कर रहा है, इसलिए इसका फर्स्ट नाम है। चलिए कुछ टॉपिक 2, जगन्नाथ टेम्पल ट्रेडमार्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी भी क्या हुआ है कि जगन्नाथ टेम्पल को ट्रेडमार्क मिला। पहली बात तो जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। ये बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और ये समुद्र के किनारे क्या है स्थित है, पूरी उड़ीसा में। अच्छा, इसने 3 डिस्टेंसिव ट्रेडमार्क मतलब इसको मिले हैं, मतलब इसने 3 डिस्टेंसिव ट्रेडमार्क को चिन्हित मिले हैं इसको, और 3 अलग अलग ट्रेडमार्क मिले हैं। अधिनियम कौन सा है, 1999 के ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत इसने 3 ट्रेडमार्क सुरक्षित किए हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडमार्क है ये कितने साल के लिए वैलिड होते हैं, 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के तहत इसको 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी या आपने कोई डिजाइन बनाया, अब वो डिजाइन इतनी अच्छी है कि आपको लगता है कि डिजाइन और कोई ना कॉपी कर ले, तो आप क्या कर लेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, तो उसके तहत आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क क्या रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं, देखते हैं किसी किसी से, मान लीजिए आपने कोई, मान लीजिए सौरभ है, सौरभ ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कराया, तो शुरू में आपका टीएम लिखा रहेगा ऐसे, ताकि कोई मतलब तो अगर किसी को क्लेम करना हो तो क्लेम कर ले। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसी जगह क्या लिख जाएगा, यहाँ पे ऐसे क्या लिख जाएगा, आर लिख जाएगा, मतलब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। तो यही चीज होती है। तो इसके तहत क्या है, पहले तो 2 शब्द है, एक पतित पावन और एक आनंद बाजार। पतित पावन शब्द और एक आनंद बाजार। आनंद बाजार क्या है कि यहाँ मंदिर के महाप्रसाद बनता है, क्या है कि, तो इसी के तहत क्या है कि मंदिर का महाप्रसाद बनता है, यहाँ आनंद बाजार कहते हैं। और नील चक्र लोगो, एक आप देखे होंगे जो मंदिर का शिखर है, मंदिर के शिखर पे क्या कहते हैं कि एक ऐसे लोगो बना हुआ है, मंदिर शिखर पे ऐसे लोगो बना हुआ है, इसमें स्पोक्स वगैरह बनी हुई है, ठीक है, स्पोक्स वगैरह बनी हुई। तो उसी स्पोक की बात कर रहा है कि पतित पावन आनंद पतित नीला चक्र लोगो है, उसको ट्रेडमार्क मिल गया है, और एक आनंद बाजार है, इसको भी ट्रेडमार्क मिल गया है, और पतित पावन को भी ट्रेडमार्क मिल गया है। नील चक्र मंदिर में शिखर पर एक स्पोक वाला एक विशिष्ट धातु का चक्र है, ये धातु का चक्र है जिसमें क्या है, स्पोक शामिल है। मंदिर की वास्तुकला साची नगर कलिंग उपभाग शैली पर आधारित है। ये देखिए बहुत, ये देखिए मंदिर किस शैली बना है, नागर शैली में बना है। कौन सा, नागर शैली। 2 शैली होती है, एक वेसर शैली होती है, एक नागर शैली होती है। तो नागर शैली अर्थात होता है जो नगर में विकसित हुई, जो शैली मतलब जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है नगर में विकसित हुई, उसको नागर शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली होती है, वेसर शैली होती है, कई शैलियां होती है ना। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि ये नागर शैली वाला मस्जिद है, और इसमें कृष्ण सुभद्रा बलराम की क्या होती है, पूजा होती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल विच रिसेंटली सिक्योर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल, नागर शैली। ठीक है ना, कलिंग शब्द, अच्छा हाँ देखिए कलिंग स्टाइल नागर है, ये इसमें कलिंग स्टाइल सब टाइप ऑफ नागर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर नागर स्टाइल दे दे तो खाली अब नागर स्टाइल लगा देंगे, लेकिन अगर कलिंग स्टाइल सब टाइप नागर दे दे तो अब क्या लगा देंगे, नागर सब टाइप नागर लगा देंगे। हाल बौद्धिक क्षमता ट्रेडमार्क सूचित करने वाला जगन्नाथ मंदिर स्थापत्य कला किससे निर्मित है, कलिंग शैली। Consider the following statement regarding the trademark secured by Jagannath Temple. It has secured trademark of पतित पावन आनंद बाजार नील चक्र लोगो, बात तो सही है। इसने पतित पावन आनंद बाजार और नील चक्र लोगो की ट्रेडमार्क सुरक्षित किया है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय व्यापार अधिनियम 1999 के तहत 20 वर्ष, गलत हो गया ना। भारतीय ट्रेडमार्क अंडर इंडियन एक्ट मार्क 1 1999 आर ग्रांटेड टू पीरियड ऑफ 12 ईयर इनिशियली, नहीं भैया ये 10 साल के लिए, कितने साल, 10 साल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, गलत हो गया आपका, इतना केवल एक सही हो गया। The नीले चक्र लोगो एट टॉप ऑफ जगन्नाथ में शिखर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि नीला चक्र लोगो जो मंदिर का है टॉप पर, इसको जो है मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से सुरक्षित कर लिया गया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर शीर्ष पर नील चक्र लोगों को अब बौद्धिक क्षमता सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। मंदिर प्रबंधन ने अपनी पारंपरिक पहचान की रक्षा के लिए भारतीय व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत पंजीकरण सुरक्षित किया है, बिल्कुल सही बात है। उसी के राइट पे सुरक्षित किया, दोनों सही हो गया आपका। ठीक है, रेडियो ग्लैंड थेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर, अभी अभी क्या हुआ है, प्लूविक्टो क्या है, प्लूविक्टो क्या चीज है, प्लूविक्टो क्या है कि फर्स्ट कस्टमाइज्ड रेडियो ग्लैंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन इंजीनियर स्पेशली फॉर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर कंफ्यूजन। मतलब क्या है कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है कि मेल्स में क्या होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, यूरिनेशन वगैरह में दिक्कत आती है, तो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाता है, कभी कभार क्या हो जाता है, कैंसर हो जाते हैं। तो इसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया, रेडियो ग्लैंड थेरेपी जो है क्या की गई है, तैयार की गई है। भारत की पहली, इंडिया फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा,
भारत की क्या है पहली। तो रेडियो ग्लैंड थेरेपी भारत की पहली जो है तैयार की गई है। ये क्या किसने तैयार किया है? नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा। कौन सी कंपनी है? नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने रेडियो ग्लैंड थेरेपी चालू की है और उसका नाम क्या रखा है? प्लूविक्टो नाम रखा है। क्या नाम रखा है? प्लूविक्टो नाम रखा है। ये क्या करेगी? प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए विशेष रूप से रेडियो ग्लैंड, पहली रेडियो ग्लैंड थेरेपी, आपने कीमोथेरेपी वगैरह सुनी होगी ना, तो ये रेडियो ग्लैंड थेरेपी है। इस थेरेपी में अधिक सटीकता से कैंसर का कोशिकाओं को नष्ट करती है और आसपास के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचा। आप लोग जानते हैं जब कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी आपने सुना होगा ना, कीमोथेरेपी जिसकी जिसकी होती है, व्यक्ति के बाल झड़ जाते हैं, व्यक्ति को दुबला हो जाता है, तो मतलब कि और जो हेल्दियर टिश्यू हैं उनको भी क्या करता है? नुकसान पहुंचता है, स्वस्थ कोशिकाओं को भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो क्या कहते हैं कि रेडियो ग्लैंड थेरेपी है, इसके तहत क्या है कि अगल बगल की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो है, ठीक है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी और नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो भी लक्षित है उनको क्या करेगी? वो खत्म कर देगी। इस लक्षित विकेंद्रीकरण टाइप करने के लिए रेडियोधर्मी चिकित्सा आइसोटोप ल्यूटीशियम 177 का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना कि आइसोटोप कौन सा यूज होता है, तो आइसोटोप कौन सा यूज होता है? ल्यूटिटियम आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप? ल्यूटिटियम आइसोटोप। ये जैविक रूप से गाइडेड मिसाइल के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? क्या कह सकते हैं कि ये जो थेरेपी है, आप क्या नाम है जिसका? रेडियो ग्लैंड थेरेपी। ये एक गाइडेड मिसाइल थेरेपी है। गाइडेड मिसाइल क्या है? मतलब ये सीधे जो है कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, कैंसर टिश्यू है, उन पे हमला करेगा। कैंसर टिश्यू हमला करेगा, उनको नष्ट करेगा और अगल बगल के जो हेल्दी टिश्यू है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गाइडेड मिसाइल थेरेपी कहते हैं। Pluvicto recently launched in India by Novartis is a groundbreaking treatment for which type of medicine condition? Advanced prostate cancer। हाल ही में नोवार्टिस भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्लूविक्टो किस प्रकार चिकित्सा के लिए अभूतपूर्व उपचार है? किसके लिए? उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ठीक, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लूविक्टो थेरेपी। इट इज द फर्स्ट रेडियो ग्लैंड थेरेपी फॉर एडवांस प्रोस्टेट कैंसर लॉन्च इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये भारत में लॉन्च की गई उन्नत प्रोस्टेट कैंसर की पहली रेडियो ग्लैंड थेरेपी है। क्या है कि ये भारत की जो है पहली उन्नत प्रोस्टेट कैंसर की ग्लैंड थेरेपी है। बात बिल्कुल सही है। ये स्वस्थ ऊतकों को बचाते हुए कैंसर कोशिकाओं को सटीक रूप से नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ये भी सही बात है। ये एक निर्देशित उपकरण के रूप में रेडियोधर्मी आइसोटोप ल्यूटीशियम का प्रयोग करती है। तीनों सही हो गया। इट डैमेज द कैंसर सेल प्रिसाइजली व्हाइल स्पार्टिंग द व्हाइल स्पेयरिंग द हेल्दी टिश्यू, मतलब इसको छोड़ के हमला करती है, भी सही बात है। इट इम्प्लॉयज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ल्यूटीशियम 177 गाइडेड टू बी, बस सही, तीनों सही हो गया इसका। और क्या हो गया? 1 2 3 से क्या हो गया? सही हो गया। फोन पे, अभी भी क्या हुआ है कि एक वैलेट है, आप लोगों को नाम सुना होगा फोन पे, ठीक है। तो इसको क्या है कि मोस्ट डाउनलोडेड, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए भूल गए, चलिए। हाँ, प्लोविक्टो इज ऑफन रिफर्ड एज ए गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट द एडवांस प्रोस्टेट कैंसर स्टडी। बिल्कुल सही बात है। प्लोविक्टो क्या है? गाइडेड मिसाइल, मतलब माना गया है गाइडेड मिसाइल है ये किसके अगेंस्ट? प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। प्लोविक्टो को अक्सर उन्नत प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है। इट यूजेस द रेडियो ग्लैंड मैकेनिज्म ऑफ ल्यूटिटियम 176 टू स्पेसिफिकली ब्लाइंड द कैंसर विदाउट इम्पैक्टिंग। इसीलिए तो ये है भैया, क्योंकि ये ऊतकों को प्रभावित किए बिना कैंसर कोशिकाओं को बांधने के लिए ल्यूटिशियम 177 के साथ रेडियो ग्लैंड तंत्र का उपयोग करता है, इसलिए तो ऐसा है। तो क्या होगा? ए सही, आर से इसका क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अभी भी क्या हो गया? फोन पे को मोस्ट डाउनलोडेबल डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब विश्व का सर्वाधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट कौन सा हो गया है? फोन पे हो गया है। ये बताया किसने है? ये बताया है मार्केट इंटेलिजेंस डेटा सेंसर टावर द्वारा, और डेटा सेंसर द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये फोन पे वॉलेट है, वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट, मतलब इसने रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट। इस डिजिटल वॉलेट में फोन पे को क्या किया गया है कि सबसे जो है डाउनलोड वॉलेट कौन सा है? फोन पे। सब डाउनलोड वॉलेट कौन सा है? फोन पे है। ठीक, चलिए। तो फिनटेक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली क्रॉस टोटल वैल्यू 440 क्यूमुलेटिव डाउनलोड। उसने कितना डाउनलोड क्रॉस कर लिया है? 440 मिलियन। कितना क्रॉस कर लिया है? 440। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 440 कम्युनिटी डाउनलोड उसके रिफ्लेक्ट द हाईली एस्केलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम यूपीआई। देखिए इंडिया में क्या यूपीआई है? यूनिफाइड पेमेंट इंटर सिस्टम। तो क्या है कि वैश्विक मंच पर भारत की यूनिफाइड पेमेंट परिस्थिति तंत्र के लिए अधिक त्वरित विस्तार को दर्शाता है। मतलब देखिए भारत ने क्या करा, यूपीआई भारत कर रहा है, और यूपीआई के तहत भारत कई देशों जैसे नेपाल हो गया, फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया,
कई देशों से भारत क्या कर रहा है, समझौते कर रहा है, ताकि अपने यूपीआई को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब कई देशों से संबंध कर रहा है ताकि भारत वहां पर पेमेंट करना हो, मॉरिशस जैसे देशों में भी, कि वहां तुरंत यूपीआई से पेमेंट डिटेक्ट होकर पहुंच जाए। तो इसके तहत क्या ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि भारत हर जगह समझौता कर रहा है, तो उसी समझौते तक यूपीआई का तो एक्सपेंशन हो ही रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल कंज्यूमर एंगेजमेंट नेटवर्क स्टेटनर इंडिकेटर क्रॉस टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। ये टीयर 1, 2, 3 ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में असाधारण उपभोक्ता जुड़ाव और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को पैट को प्रदर्शित करता है। मतलब कि चाहे ग्रामीण टीयर 1 शहर हो, 2 शहर हो, 3 हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या है कि डिजिटल भुगतान नेटवर्क को कि कितनी ज्यादा अधिकता है इसको बताता है। ठीक। विच डिजिटल एप्लीकेशन वाज रिसेंटली नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट ग्लोबली? कौन सा है? फोन पे। ठीक है। भारतीय सेंसर द्वारा हाल ही में किस डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाना डिजिटल वॉलेट नाम किया? फोन पे। इसको किया है फोन पे। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोन पे रिसेंट माइलस्टोन। इट वाज रिपोर्टेड एज द वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए गलत हो गया ना, सेंसर ने किया है, गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो यही सब चीजें ध्यान देनी छोटी छोटी। इट क्रॉस दी 450 मिलियन डाउनलोड ग्लोबली। ये बात सही है आपकी। इसने वैसे से 440 मिलियन डाउनलोड पार कर लिया, ये बात एकदम सही है। क्या होगा? सही होगा। फोन पे रिकॉर्डेड ओवर 450 डाउनलोड मेकिंग एंड डोमिनेट ग्लोबल फिनटेक एप्लीकेशन। बात बिल्कुल सही है। फोन पे ने 440 मिलियन से अधिक डाउनलोड दर्ज किए हैं, जिससे ये प्रमुख वैश्विक फिटनेस फिनटेक एप्लीकेशन बन गया। बिल्कुल सही बात है। द सिक्योर इज प्राइमरी ड्रिवन बाय इंडियन हाईली इंटीग्रेटेड एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग यूपीआई नेटवर्क। इसीलिए तो ऐसा हुआ है भैया कि ये उछाल मुक्त रूप से भारत के अत्यधिक एकीकृत तेजी से विस्तार कर रहा यूपीआई नेटवर्क संचालित है। बिल्कुल सही बात है। क्या दोनों सही हो गया? टॉप 5 WEF 2026 टेक पायनियर ग्रुप। अभी अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टेक पायनियर ग्रुप की एक वो जारी की गई, लिस्ट जारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 टेक फाइनेंस ग्रुप की लिस्ट जारी की गई है। किसने रिलीज किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ध्यान रखिएगा, ये जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टू आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज हाई इंपैक्ट टेक्नोलॉजी में, मतलब क्या कर रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं, और जो भी स्टार्टअप है किसमें? टेक्नोलॉजी में। जो टेक्नोलॉजी में मतलब जो तकनीकी में जो स्टार्टअप है उनके लिए ये जारी किया गया है कि विश्व में कौन कौन से स्टार्टअप सबसे किस देश के ज्यादा हैं, किस देश का प्रथम स्थान है, इसको जारी किया है। तो टोटल 100 स्टार्टअप लिए गए। कितने स्टार्टअप लिए गए हैं? लगभग 100 स्टार्टअप क्या करते हैं? लिए गए हैं इसमें। द कंप्रेहेंसिव ग्लोबल क्राउड लिस्ट टोटल 100 फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोनॉमी 23 कंट्री। 23 देशों के 100 स्टार्टअप्स को क्या किया गया है? लिया गया है। इस वैश्विक सूची में देश के कुल 100 से तेजी से बढ़ते स्टार्टअप शामिल है। 100 स्टार्टअप शामिल है इसमें तेजी से। कंट्री रैंकिंग सिक्योर फर्स्ट रैंक यूएसए, सेकंड रैंक चाइना और थर्ड रैंक इंडिया। मतलब क्या है कि पहला स्थान पे यूएसए का है, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान किसका है? भारत का है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। WEF मतलब यूएसए के 23 है, चाइना के क्या है? 10 है, इंडिया के क्या है? 9 स्टार्टअप। WEF फाउंडेशन पार्टनर स्टैब्लिश 19, देखिए WEF की फाउंडेशन कब? 1971। हेडक्वार्टर जेनेवा। और इसकी विंटर समिट होती है कहाँ पर होती है? दावोस में। ध्यान रखिएगा, विंटर समिट इसकी कहाँ होती है? दावोस में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंटर समिट कहाँ होती है? इसकी दावोस में होती है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आल्सो प्रीमियर स्टैटिस्टिक्स पब्लिशर बिहाइंड द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये डबल महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच क्या करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक्नोलॉजी? कितने? इंडिया कितने? 9 स्टार्टअप है। विश्व आर्थिक मंच की 2026 की टेक्नोलॉजी पाने सूची में भारत कितने स्टार्टअप है? 9 स्टार्टअप है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द WEF टेक फाइनेंस 2026 लिस्ट कंसीडर 100 स्टार्टअप फ्रॉम 23 कंट्री। की बात बिल्कुल सही है। द यूएसए सिक्योर द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉलोड बाय चाइना। ये बात भी बिल्कुल सही है। ना ना ना, फॉलोड बाय चाइना नहीं है। हाँ, फॉलोड बाय चाइना, ठीक है। बस इसके बाद चाइना ही है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अधिकतम प्रतिशत हासिल किया, उसके बाद चीन का स्थान है। ये बात बिल्कुल सही है। सही है ना, 100 स्टार्टअप शामिल है। डब्ल्यू हेडक्वार्टर ज्यूरिक। ज्यूरिक नहीं है। विंटर समिट जेनवा, ये भी नहीं। समिट का ये हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जेनवा है। और समिट कहाँ होती है? विंटर समिट तो दावोस में होती है। तो क्या होगा? पहला तो सही हो गया। इंडिया हैज सिक्योर्ड द थर्ड हाईएस्ट कंट्री वाइज रिप्रेजेंटेशन इन WEF 2026 टेक्नोलॉजी फाइनलिस्ट। सही बात है। भारत ने WEF 2026 टेक्नोलॉजी फाइनल सूची में तीसरा सबसे अधिक देश का प्रतिनिधित्व हासिल किया है। बात बिल्कुल सही है। WEF फोरम पब्लिश द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली। विश्व आर्थिक मंच प्रतिवर्ष ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रकाशित करता है। बात बिल्कुल सही, दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए भी सही। C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डील।
ठीक है, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि 2 साल पहले लगभग कि एक C-2295 की डील हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग डील हुई थी ये। इसके तहत क्या था कि भारत में एयरक्राफ्ट बनने थे, क्या बनने थे, एयरक्राफ्ट बनने थे, जिसके तहत जो है टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनने थे। कितने एयरक्राफ्ट बनने थे, 56 बनने थे, जिसमें से 16 जो है स्पेन से डायरेक्ट बन के बनाए आएंगे, मतलब फ्लाई अवे होंगे, मतलब वहां से बन के आएंगे उड़ के यहाँ पर, और 40 भारत में असेंबल किए जाएंगे। देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ देश में असेंबल किए जा रहे हैं, असेंबल कर लिए हैं, और असेंबल करके हमने क्या मार्क लगा दिया है, मेड इन इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असेंबल हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, इंजन वगैरह हमने ऐसा कुछ नहीं कि इंजन मैन्युफैक्चर किया, इसकी एलईडी हो गया, इसका सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी हमने विकसित नहीं किया, हमने केवल असेंबल किया है। टेक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन टू सब्सटीट्यूट फेज आउट इंडिया एविंग एवरो फ्लीट एसेट। क्या है कि भारतीय वायुसेना की मतलब ट्रांसपोर्ट बेड़े में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके तहत इसको क्या सैन्य परिवहन के लिए इसको तैयार किया गया है 748। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लैंडमार्क कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल डिफेंस एग्रीमेंट एक्सिक्यूटेड बाय टाटा एडवांस सिस्टम एंड यूरोपियन एयरबस। दो कंपनी, एक कंपनी स्पेन की है, ये कहाँ की, यूरोपियन क्या कंपनी, स्पेन की है, और टाटा एडवांस सिस्टम कहाँ की है, भारत की है। मतलब भारत की एयरबस हो गई, सॉरी भारत की टाटा एडवांस हो गई, और यूरोपियन की एयरबस, दोनों ने मिलकर किया था। और इसका प्लांट कहाँ पे लगाया था इन्होंने वडोदरा गुजरात में इसका प्लांट लगाया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था इसके प्लांट का, और स्पेन के जो राष्ट्रपति जी है वो भी आए, दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पे जो असेंबल होगा, और इसकी मेडन टेस्टिंग कहाँ पे की गई है, वडोदरा में की गई है। ठीक है, सक्सेसफुली की गई है, मतलब पहली बार कहाँ की गई है, वडोदरा में पूरी तरह से की गई है। द मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक असेंबली फैसिलिटी C-229 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर टाटा एयरबस पार्टनरशिप लोकेटेड इन विच सिटी, वडोदरा। टाटा एयरबस साझेदारी के तहत C-295 सैन्य परिवहन के निर्माण की घरेलू असेंबली सुविधा किस शहर में थी, तो वडोदरा। Consider the following statement regarding C-295 aircraft. It is released jointly by the World Bank and the World Economic Forum। नहीं, गलत जवाब। देखिए ये लगता है वो वाला क्वेश्चन आ गया ना आपका, ये तीनों गलत हो गया इसमें तो। ठीक है, पोर्ट की बात है, बेस्ट प्राइवेट पोर्ट की वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं इसमें ना। डिटेल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C-29 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डील पैरामीटर क्रिटिकल फॉर स्टेट सर्विस फॉर एग्जाम्स करंट एवेल्युएशन डायनामिक डिमांड स्ट्रक्चर एनालिसिस कोर वैलिडेशन। ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गए हैं यहाँ वाले, क्वेश्चन कुछ गलत हो गए हैं, तो मैं दोबारा आपको रिसेंड कर दूंगा बना के। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 करते हैं। बैन ऑन हर्बिसाइड पैराक्वाइड। अभी भी क्या हुआ है, एक शाकनाशी जिसका नाम क्या है, पैराक्वाइड है, इस पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। पैराक्वाइड एक्सट्रीमली हाई टॉक्सिसिटी कंपाउंड कंप्लीटली ऑर्डरलेस एंड कलरलेस डिप्लॉयड फास्ट एजिंग फील्ड हेर्बिसाइड। क्या एक विषैला पदार्थ है जो पूरी तरह गंधहीन और रंगहीन है। मतलब ये हर्बिसाइड कैसा है, ये गंधहीन भी है और क्या है, और ये रंगहीन भी है, और ये बहुत ही जहरीला है। ये क्या है, एक पॉइजनस है, ये क्या है, पॉइजनस है। इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया। किसके द्वारा बैन किया गया, तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना तेलंगाना सरकार जी के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। और तेलंगाना ऐसा प्रतिबंध करने वाला जो है तीसरा राज्य है। तेलंगाना ने मतलब एक पैराक्वाइट नाम की हर्बिसाइड इसको बैन कर दिया है, और ये बैन करने वाला क्या है, तीसरा राज्य है, बैन करना तीसरा राज्य है। और क्या कहते हैं, इसके पहले किसने और कर दिया, केरला और उड़ीसा ने इसको बैन कर दिया है। इसको बैन क्यों किया है, क्योंकि ये पॉइजनस है, ना इसकी महक है, ना इसकी क्या कहते हैं इसका रंग दिखता है। और जो हमारे क्या कहते हैं मवेशी हैं, मतलब मवेशी हो गए, किसान भाई हो गए, जब ये लोग जाते हैं क्या कहते हैं, तो इनको नुकसान पहुंचा सकता है। भाई अगर चला गया तो जहरीला है, फेफड़ों में जलन पैदा करता है, केमिकल बर्न्स है, लंग टिश्यू डैमेज कर देता है, इनहेलेशन करता है। ठीक है, तो इसका कोई एंटीडोट तो है नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी बीमारी का इलाज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं कोई पॉइजनस स्नेक काट लेता है तो उसका इलाज होता है, एंटीडोट हम दे देते हैं, लेकिन इसका कोई एंटीडोट तो है नहीं। तो अगर चला गया तो सीधे एक ही है कि आदमी जो है मृत्यु हो जाती है, आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया है, पूर्णतः इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। सरकार ने इसको पूर्णतः क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ताकि किसी को भी किसान भाई होगा, मवेशी होगा, इनको नुकसान ना पहुंचे। और किसके तहत बैन किया है इनको, जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया। ध्यान रखिएगा, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। Which of the following state recently banned the third state to ban the high toxic paraquat, तेलंगाना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हाल ही में अत्यधिक विषैले शाकाहारी पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगा तीसरा राज्य बन गया, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट बैन ऑफ हर्बिसाइड इट इज रीड जॉइंटली बाय। देखिए आज के क्वेश्चन कुछ गलत हो गए हैं, कुछ गलत हो गए हैं।
ठीक है। चलिए, जीआई टैग एंड झारखंड सिलेक्शन। अभी भी क्या हुआ है कि जीआई टैग बहुत दिन बाद आया है। अभी जनवरी में जीआई टैग आए थे, जनवरी के बाद अब को जीआई टैग आया है। तो जीआई टैग क्या दिया गया है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट ट्रेड्स एंड टाइट स्ट्रिक्टली एंड टेरिटोरियल रूट्स। मतलब क्या है कि ऐसा जीआई टैग क्या करता है कि उन उत्पादों को करता है जो अपनी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े, जैसे मान लीजिए कश्मीर का केसर होता है, ठीक है, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ पे अच्छा हो पाता है। कोई मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उसमें अलग तरह का स्वाद आता है, तो उसको लेके ये क्या करता है, इंडिकेशन टैग जारी करता है। ऐसा नहीं कहीं भी बन जाए जारी कर दिया, उस भौगोलिक स्थिति से उसको स्पेशलिटी से जारी करता है। इसको जारी कौन करता है, इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को जारी करता है। और ये एक्ट कौन सा है, 1999 का एक्ट है, 10 साल की जारी करता है। सबसे पहला किसको मिला भारत में, 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला। मतलब वहां की जो असम की दार्जिलिंग टी है उसको मिला है, बंगाल की। ठीक है ना। झारखंड राज्य के 11 पारंपरिक सांस्कृतिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया। किसमें किसमें, झारखंड के 11 और सांस्कृतिक उत्पादों को जीआई टैग दिया। कौन कौन, भाग्य साड़ी, कुचाई सिल्क, मिल्क केक, दुमका चादर, मुंडा आभूषण, तसर सिल्क और जादू पाटिया पेंटिंग, पन्हो साड़ी, बारोनी पेंटिंग और डोकरा क्राफ्ट, इन सबको दिया गया है। Which of the following product was the very first item in India to be geographical tag? दार्जिलिंग टी। भारत में कौन सा उत्पाद 2004 में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने में भारत की पहली वस्तु दार्जिलिंग चाय, सभी को पता है। ठीक है ना। चलिए, देखिए इसमें भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं ना, आज लगता है सारे टीम ने क्वेश्चन गलत बना दिए हैं इसके। ठीक है, उनको मैं कल रिवीजन करा दूंगा आपको। आरा सेफ डिवाइस फॉर आर्सेनिक डिटेक्शन। अभी भी क्या है कि आईआईटी मद्रास द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा जो है एक डिवाइस विकसित किया, इसका नाम है आर्सेन सेफ। क्या नाम है, आर्सेन सेफ। तो आर्सेन सेफ करेगा क्या, डिटेक्ट करेगा पानी में, क्या डिटेक्ट करेगा, आर्सेनिक को डिटेक्ट करेगा। किसको डिटेक्ट करेगा, पानी में किसको डिटेक्ट करेगा, ये आर्सेनिक को डिटेक्ट करेगा। कम से कम मात्रा भी आर्सेनिक की होगी तो डिटेक्ट कर लेगा। मतलब आर्सेनिक कंटेमिनेशन लोकल सबटेरियन ग्राउंड टेबल पोषण एक्टिव टेक्नोलॉजी है। मतलब समझिए आप सीधी सी बात कि ये जो है पानी में कम से कम मात्रा आर्सेनिक को डिटेक्ट कर लेगा। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा बनाया गया है। और कि ये अभिनव, मतलब ये स्टार्टअप है, मतलब एक तरह से कि ये कस्टम सेंसर डिवाइस है, तो मतलब अच्छे खासा ये सेंसर है, तो सेंसर बेस है, ध्यान रखिएगा ये सेंसर बेस है। और ये अल्ट्रा हाई स्पीड मैट्रिक इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी लैब, मतलब क्या है, देखिए पहली बात तो क्या है कि ये तुरंत परिणाम देगा, लागत इसकी कम है, प्रयोगशाला उच्च की सटीकता के साथ, मतलब ये प्रयोगशाला उच्च मतलब कि बिना लैब के काम करेगा। ठीक है, मतलब लैब की तरह एक्यूरेसी देगा बिना लैब के। तो लैब जाने की जरूरत नहीं है आपको, तुरंत ही लैब बिना लैब के रिजल्ट दे देगा। सस्ता भी है, हाई स्पीड है इसकी, और इसका रिजल्ट भी एक्यूरेट है। ये बिना किसी स्थायी जटिल प्रयोगशाला सेटअप के ग्रामीण दूर दराज इलाकों में आसानी से काम करना सक्षम है। देखिए प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, ग्रामीण है, दूर दराज क्षेत्रों में आराम से काम कर सकता है। इसका आंतरिक सेंसर मेट्रिक प्रणाली नमूने सांद्रता को न्यूनतम और सूक्ष्म मात्रा को भी साजिश पर लगा, मतलब कि कम से कम अगर आर्सेनिक है तो भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कम से माइक्रो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ आर्सेनिक, मतलब कम से कम मात्रा को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। विच एजुकेशन स्टूडेंट डेवलप द सेंसर पे लो कॉस्ट आर्सेनिक डिटेक्शन कार्ड, किसने डेवलप किया बताइए, आईआईटी भुवनेश्वर ने। किस शहरी संस्था ने आर्सेनिक नाम का सेंसर आधारित कम लागत वाला आर्सेनिक पहचान विकसित किया, किसने किया, आईआईटी भुवनेश्वर में। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन में आपको सब कल रिवाइज करा दूंगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो इसी तरह करंट अफेयर्स के हमेशा जुड़े रहिए, ऑथेंटिक करंट अफेयर्स के साथ। आपको वीडियो पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के मिलेंगे, ठीक है, और बाइलिंगुअल मिलेंगे। और बाकी और भी चीज़ें हमारे चैनल पर चल रही, हिंदी चल रहा है, साथ साथ यूपी स्पेशल चल रहा है, पत्र लेखन श्रृंखला चल रही है, बस खत्म ही होने वाली है वो। उसके लिए हमें चैनल से जुड़े सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।